हे एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहाँ पर हम एमपीजी के सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो जो हमारी मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति की क्लासेस चल रही थी, यानी एमपीपीएससी यूनिट सेकंड की जो क्लासेस चल रही थी, हम हिस्ट्री यानी जो आपकी ऐतिहासिक घटनाएं रही, यानी मध्य प्रदेश की जो इतिहास रहा है, साथ ही साथ आपके जो प्रमुख राजवंश हैं उनके बारे में हम पहले से क्लास ले चुके हैं, हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब हमारी जो मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति की क्लासेस चल रही, उसमें भी हमने बहुत सारे टॉपिक कवर लिए हैं। 10 से 15 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो उसी में क्रम में हम आज पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख आधुनिक साहित्यकार, यानी जो मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं कृतियाँ हैं, उसकी ये तीसरी क्लास है आज, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में, गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में, हरिशंकर परसाई जी, शरद जोशी और आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन, यानी जो आपके प्रमुख साहित्यकार हैं, उसकी आधुनिक साहित्यकार हैं, उसमें आज हम ये देखेंगे। इसके अतिरिक्त जो आपके मतलब कुछ साहित्यकार रह जाते हैं आपके आधुनिक काल के, तो हम अपनी आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। मैं हूँ श्वेता चौरसिया। अब हम बात कर लेते हैं हमारी कल के क्वेश्चन की, मतलब जो हमने आपको कल की क्लास में क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई। आपको बताना था मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आप आंसर लिख लीजिए 1976 में। अगला आपका था विश्व स्तरीय शास्त्रीय नृत्य समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो जिसका सही आंसर था खजुराहो। हमारा अगला क्वेश्चन था हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपको याद रखना है 1952 में। अगला क्वेश्चन था आदिवासी कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है भोपाल में। इसी तरह से आपको आज की क्लास में क्वेश्चन दिए जाएंगे और क्वेश्चन यहाँ पर PYQ होते हैं, साथ ही साथ हम आपको जो पढ़ा चुके होते हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो हम आपको और समय नहीं लेते, हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए, नोट्स तो आपको बनाते चलना है, तो उसमें आप सबसे पहले लिखिए माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में तो आपको याद रखना है सबसे पहले इनका जन्म, अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1889 में, इनका जन्म हुआ था। अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करें कि इनका स्थान क्या है, तो आपको याद रखना है बाबई। कहाँ पर, किस जिले में, तो आपको याद रखना है होशंगाबाद। इस साथ ही साथ अगर हम इनकी कर्म भूमि की बात करें तो आपको याद रखना है इनकी कर्म भूमि खंडवा रही है, जन्म भूमि बाबई होशंगाबाद है, कर्म भूमि आपको याद रखना है खंडवा। ये आपको कंफ्यूज कर देते हैं। अगर हम याद रखें कि इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है इनको भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय आत्मा के नाम से किस साहित्यकार को जाना जाता है, तो आपको याद रखना है माखनलाल चतुर्वेदी जी को जाना जाता है। अगर हम बात करें इनकी हिम तरंगिनी की, किसकी, हिम तरंगिनी की, तो आपको याद रखना है कविता संग्रह के लिए ये प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको दिया गया था। यानी जो कविता संग्रह था उस समय का, तो उसमें जो आपकी हिम तरंगिनी है उसको प्रथम साहित्य पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस वर्ष, तो आपको याद रखना है 1955 में दिया गया था। किसमें, 1955 में। आपको याद रखना है जो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी थे ये आपके गांधीवादी विचारों से प्रेरित थे, गांधीवादी विचार से ये प्रेरित थे। आपको याद रखना है बहुत ज़्यादा प्रभावित थे इन्होंने। असहयोग आंदोलन, आपको याद रखना है असहयोग आंदोलन। साथ ही साथ आपको याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन इनमें भाग लिया। जो आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी थे उनका जन्म 1889 में हुआ। हम जन्म स्थान की बात करें तो आपको याद रखना है बाबई होशंगाबाद है।
अगर हम इनकी कर्म भूमि की बात करें तो आपको याद रखना है खंडवा इनकी कर्म भूमि थी। इन्हें भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। हिम तरंगिनी जो थी इनकी कविता संग्रह, उसमें ये प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार इसने प्रदान किया था। कब पाया था, प्राप्त किया था, कब? 1955 आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है गांधीवादी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जिसके चलते इन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपका भारत छोड़ो आंदोलन में इन्हें भाग लिया। दूसरे हम देख लेते हैं गजानंद माधव मुक्ति बोध। आप हेडिंग लिख लीजिए, गजानंद माधव मुक्ति बोध। इसके पहले हमने जस्ट क्लास ली है रामलला के भव्य आभूषण, तो आप वो भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने आपको बताया है कि जो रामलला सरकार हैं उनने कौन कौन से दिव्य आभूषण पहने हैं, धारण किए हुए हैं। क्योंकि जो आपके आभूषण हैं बहुत सारे तो ऐसे होंगे जिनके नाम आप भी नहीं जानते होंगे, साथ ही साथ किस परंपरा से संबंधित हैं, किस धातु से बने हैं, हमने उससे उनके जो आभूषण हैं उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट बहुत अच्छे से कवर किए हैं। शायद 15 से 20 मिनट का लेक्चर है, वो आप जाके क्लास देख लीजिए। हम पढ़ते हैं गजानन माधव मुक्ति बोध के बारे में। तो इनका जन्म स्थान आपको याद रखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, आपको याद रखना है, श्योपुर में। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो आपको याद रखना है चांद का मुंह टेढ़ा, दूसरी अंधेरे में, तीसरी ब्रह्म राक्षस। इससे तो क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है? आपको याद रखना है गजानन माधव मुक्ति बोध की। अगला आपको याद रखना है चंबल की छाती। ये इनकी रचनाएं थी और ये आपके मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से संबंधित हैं। आप अगले साहित्यकार के बारे में पढ़िए, तो आप लिख लीजिए सुभद्रा कुमारी चौहान। हमने कहा सुभद्रा कुमारी चौहान। आप लिखिए सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इनका जन्म अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है प्रयाग में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में, जिसे इलाहाबाद कहा जाता था, कहा जाता है नहीं, अब भी इसको वर्तमान में क्या कहा जाने लगा? प्रयागराज। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनकी कार्यस्थली आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला इनकी कार्यस्थली रहा है। इनका जो विवाह हुआ, तो इनका जो विवाह हुआ खंडवा जिले के जो ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे उनके साथ इनका विवाह हुआ था। आपको याद रखना है। इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु सिवनी में हुई। कब हुई? 1948 में हुई। आपको याद रखना है 1948 में एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। अगर हम इनकी रचनाएं देखें, अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो आपको इनकी रचनाओं में याद रखना है त्रिधारा। क्या? त्रिधारा। अगली रचना आपको याद रखना है मुकुल। क्या? मुकुल। अगली रचना आपको इनकी याद रखना है झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। ये इनकी रचना थी जो इन्होंने लिखी थी 1857 की क्रांति को लेकर। अगली रचना इनकी सभा के खेल। अगली रचना इनकी आपको याद रखना है बिखरे मोती। इसके अतिरिक्त इनकी प्रमुख रचना थी उन्मादिनी। क्या? उन्मादिनी। इनकी रचनाएं आपको याद रखना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगली आप साहित्यकार लिख लीजिए हरिशंकर परसाई जी। किसके बारे में हमें पढ़ना है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। तो लिखिए इनका जन्म इनका हुआ था जमानी गांव में। कहाँ? जवानी गांव।
कहाँ पर? होशंगाबाद। हमने इसके पहले भी आपको बताया है, होशंगाबाद के वावई गांव में हुआ माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म। और आपके हरिशंकर परसाई जी का जन्म कहाँ पर हुआ? जमानी गांव में, लेकिन जिला सेम है इनका। इन्होंने जो आपकी वसुधा है, वसुधा और आपकी वसुधा तथा प्रहरी जो 2 पत्रिकाएं हैं, इनका इन्होंने क्या किया? संपादन किया। कहाँ से? तो आपको याद रखना है जबलपुर से। अगर हम इनकी रचना की बात करें, इनकी रचना देखें तो आपको याद रखना है इनकी रचना है तट की खोज, तट की खोज। इसके अतिरिक्त इनकी रचना थी निठल्ले की डायरी, निठल्ले की डायरी। इसके अतिरिक्त आपको इनकी रचना याद रखनी है टॉर्च बेचने वाला, टॉर्च बेचने वाला। इसके अतिरिक्त इनकी रचना आपको याद रखना है रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है सदाचार का ताबीज, सदाचार का ताबीज। इसके अतिरिक्त इनकी रचना थी ठिठुरता गणतंत्र। ये तो पूछा गया है कई बार, ठिठुरता गणतंत्र। इसके अतिरिक्त आपको इनकी रचना याद रखनी है भूत के पांव पीछे। ये हमारे हरिशंकर परसाई जी की प्रमुख रचनाएं थीं, जिनका संबंध भी होशंगाबाद जिले के जमानी गांव से है। अगले साहित्यकार आप लिख लीजिए शरद जोशी जी। क्या? शरद जोशी। शरद जोशी। शरद जोशी जी के जन्म की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है इनका जन्म 1931 में हुआ। साथ ही साथ आपको याद रखना है कहाँ पर हुआ, तो इनका जन्म स्थान उज्जैन है। इनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हम बात करें किस वर्ष इनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपको याद रखना है 1990 में इनको दिया गया। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो आपको इनकी रचना याद रखनी है परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियाँ। हम सभी साहित्यकार की अलग से रचनाओं की क्लास लेकर आएंगे, जिससे आप रिवीजन आसानी से कर पाओगे। एक था गधा, अंधों का हाथी, अंधों का हाथी। इसके अतिरिक्त इनकी रचना थी, इसके अतिरिक्त इनकी रचना थी तिलस्म, तिलस्म जादुई दुनिया, तिलस्म जादुई दुनिया। इसके अतिरिक्त इनकी कहानी थी इनकी रचना थी फिर किसी बहाने। फिर हम पढ़ रहे हैं शरद जोशी जी की फिर किसी बहाने। अगली इनकी रचना आपको याद रखना है राह किनारे बैठे, राह किनारे बैठे। इसके अतिरिक्त आपको इनकी रचना याद रखनी है मैं और केवल मैं और केवल मैं। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। तो आज की क्लास में हमने मध्य प्रदेश के जो आधुनिक साहित्यकार थे उनके बारे में पढ़ा। कुछ जो रह गए हैं उन्हें हम अपनी कल की क्लास में देखेंगे। अब हम कल के लिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले बताइए, पहला क्वेश्चन आप नोट करिए जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। सही आंसर आपके कल की क्लास में पता चल जाएंगे। राजा भोज का जन्म कहाँ हुआ था आप हमें बताएंगे। इसके अतिरिक्त आपको बताना है किस साहित्यकार को चक्रवर्ती की उपाधि मिली थी, चक्रवर्ती की उपाधि। और तीसरा क्वेश्चन में आपको बताना है ये उपाधि किसने दी थी,
किसने दी थी। साथ ही साथ आपको अगला क्वेश्चन है, रामचंद्रिका की रचना किसने की। रामचंद्रिका की रचना किसने की। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भूषण जी का उपनाम क्या है। हम ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं। अगर आप इतने सरल क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। हमने क्या कहा, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ा सा सीरियस हो जाना है। और इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे लेक्चर अच्छे से देखने हैं, साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं जिससे आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत ना हो। आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत नहीं होना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम खुद नोट्स तैयार करते हैं, सिर्फ 1 या 2 पब्लिकेशन से नहीं, मध्य प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन है उनसे हम नोट्स तैयार करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो आपको इन क्लासेस को बहुत अच्छे से देखना है, साथ ही साथ हमारे नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि रिवीजन किससे करोगे भाई अगर नोट्स नहीं होंगे। PDF PPT तो काम आएंगी नहीं, नोट्स ही काम आएंगे ना, तो आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं। फिर हम बात कर लेते हैं अपनी अगली क्लास की, जिसमें हम आधुनिक साहित्यकार की जो रह गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको एक गुड न्यूज़ और दे दूं, हमने जो हमारे MPPSC की फर्स्ट यूनिट है जिसमें हम पहले MP हिस्ट्री पढ़ा करते थे, अब हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे। उसकी क्लासेस भी अब हम सुबह लेंगे, तो आपको कल से उसकी क्लासेस भी मिल जाया करेंगी। तो आपको इस चैनल को फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, जिससे आपको क्लासेस की अपडेट सबसे पहले मिले, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार क्लासेस अब आपको डेली मिलने वाली हैं। चलिए मिलते हैं फिर हम अपनी अगली क्लास में, यानी कल सुबह हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।